माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर कन्वेक्सिविटी एंड कॉन्केविटी क्या होती है, मतलब एक्यूट एंगल के लिए और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कंडीशंस क्या रहेगी। ये आपको किससे पता चलेगा? अगर आप देखोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है तो उससे आपको पता चलेगा कि इसके लिए क्या कंडीशंस बन सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले का लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 12 ऑब्जर्व करो, क्योंकि उसमें मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट और उसके 3 केसेस डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इसलिए इसके पहले का लेक्चर देखो और इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो, आपको सरफेस टेंशन क्लियर होगा और उससे आज का लेक्चर आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। तो बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा हमने एक कैपिलरी ग्लास ट्यूब में वाटर या फिर कोई भी दूसरा लिक्विड आप ले सकते हैं, उसका जो सरफेस होता है वो या फिर हमें कॉन्केव मिलता है या कॉन्वेक्स मिलता है। तो ये सरफेस, लिक्विड सरफेस की जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये सरफेस कॉन्केव होगा तो हमने देखा ये एंगल हमें कौन सा मिला था, कॉन्केव होगा तो एक्यूट एंगल होता है और अगर कॉन्वेक्स होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल हमें मिलता है। ये हमने पहले के वीडियोज में स्टडी किया है। और टेंजेंट की मैंने कंडीशंस क्या बताई थी, अगर ये टेंजेंट लिक्विड सरफेस की है तो वो अवे फ्रॉम द सॉलिड होनी चाहिए और अगर सॉलिड सरफेस की टेंजेंट है तो वो टूवर्ड्स द लिक्विड होनी चाहिए। ऐसे हम दोनों का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें 90 डिग्री कब मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें अगर हमने लिक्विड, कुछ ऐसा लिक्विड लिया है जिसका हमें सरफेस जो है लिक्विड का वो ऐसे प्लेन सरफेस मिल रहा है, अगर ऐसा लिक्विड हम लोग इसमें लेते हैं तो इसकी टेंजेंट हमें कहाँ मिलेगी? इसकी टेंजेंट हमें यहाँ पे ही मिलेगी। देखो ये सरफेस प्लेन सरफेस है तो इसकी टेंजेंट हमें कहाँ मिलेगी? अवे फ्रॉम सॉलिड, मतलब यहाँ पे मिलेगी। और ये सॉलिड सरफेस की टेंजेंट हमें कहाँ मिलेगी? यहीं पे मिलेगी, इट इज टूवर्ड्स द लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें कितना एंगल मिल रहा है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल कब पॉसिबल है? जब आपको कोई प्लेन सरफेस का लिक्विड मिल जाए जिसका सरफेस प्लेन हो। ऐसा लिक्विड अगर आप किसी सॉलिड में डालते हो तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अगर ये ग्लास जो आपने ली है वो अगर सिल्वर ग्लास हो और इसके अंदर जो लिक्विड लिया है वो प्योर लिक्विड हो, प्योर वाटर हो, मतलब इसके अंदर का लिक्विड अगर प्योर वाटर है, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है और जो ग्लास आपने ली है वो सिल्वर ग्लास है, तो इन दोनों का जो सरफेस होता है, लिक्विड सरफेस जो बनता है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली ऐसे प्लेन सरफेस बनता है, राइट ना। देखो हमने बहुत सारे एग्जांपल इसके पहले देखे। पहले हमने क्या लिया था, इसके अंदर केरोसिन लिया था। केरोसिन का सरफेस हमें कैसे मिला था? ऐसे कॉन्केव मिला था। इधर निकालती हूँ, केरोसिन का सरफेस हमें ऐसे कॉन्केव मिला था। फिर हमने मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी का सरफेस हमें ऐसे कॉन्वेक्स मिला था। फिर हमने जीरो एंगल के लिए हमने प्योर ग्लास लिया, प्योर वाटर लिया और क्लीन ग्लास लिया, तो वहां पे हमें कुछ ऐसा सरफेस मिला था, राइट ना। मतलब एंगल कितना मिला था? यहाँ 0 मिला था, यहां से ऐसा सरफेस मिला था, तो यहाँ पे एंगल 0 मिला था, 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो थर्ड केस हमने स्टडी की। और अभी हम स्टडी करने वाले एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एंगल मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। और इसी के ऊपर से हम लोग कन्वेक्सिविटी और कॉन्केविटी की कंडीशंस, मतलब एक्यूट एंगल कब होगा और ऑब्ट्यूस एंगल कब मिलेगा, उसकी कंडीशंस हम लोग डिफाइन करने वाले हैं बाय यूजिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। तो देखते हैं अब कंडीशंस क्या आएगी। देखो यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है, जैसे हम बाकी की केसेस एक्सप्लेन की सेम वैसे ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया है प्योर वाटर
और ये है सॉलिड जो हमने सिल्वर ग्लास लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया एज यूजुअल ए। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो एडेजिव फोर्स रहेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे इस केस में एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल होते हैं। एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो एडेजिव फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द एडेजिव फोर्स, 1 सेकेंड, दिस इज द एडेजिव फोर्स Fa बार, ओके। इसको मैंने नाम दिया P। और इसका जो कोहेसिव फोर्स है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगता है, ऐसे Fc बार बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो वो कुछ 45 डिग्री, नियर अबाउट 45 डिग्री एंगल में लगता है कोहेसिव फोर्स, आइदर दिस सरफेस और आइदर दिस सरफेस। ये 45 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, दोनों में से कौन सा भी एक 45 डिग्री एंगल में ये कोहेसिव फोर्स लगता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो कहाँ लगता है, एग्जैक्टली वर्टिकली ऑन द सॉलिड सरफेस, यहाँ पे लगता है रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमें एग्जैक्टली कहाँ मिल रहा है, वर्टिकली ऑन सॉलिड सरफेस मिल रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो Fa बार हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचती हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेंगे। तो ये पैरेललोग्राम की एग्जैक्ट अपोजिट साइड जो है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों, ये जितनी होगी उतनी ये हमें मिलेगी। ये दोनों पैरेलल है, इसलिए दोनों साइड इक्वल रहेगी। तो ये साइड हमें पहले निकालनी होगी, उससे आपको ये साइड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मतलब अगर हमें Fa बार चाहिए, एडेजिव फोर्स कितना मिल रहा है, ये अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं ये निकालती हूँ, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये एंगल अगर हम इसके अपोजिट साइड लेते हैं और इसका हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल की अपोजिट साइड ये वाली हो गई, और ये हाइपोटेनिस हो गया। मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस हमें क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है। तो साइन 45 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड, वो अगर मैं इसको नाम दूं R और इसको नाम दी Q, तो RQ डिवाइड बाय हाइपोटेनिस क्या है, AQ। अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, साइन 45 इज इक्वल टू RQ डिवाइड बाय AQ। तो यहाँ पे इससे मुझे RQ मिलेगा। RQ इज इक्वल टू साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू ये AQ, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/√2 इंटू AQ। ये हमें AQ क्या है, यहाँ पे AQ है अपना Fc बार। तो AQ की जगह पे हम लोग Fc डाल सकते हैं, और RQ इज इक्वल टू हमें मिलेगा Fc बार डिवाइड बाय √2, 1/√2 इंटू AQ की जगह पे हमने Fc बार डाला और √2 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड किया। लेकिन ये RQ क्या है, RQ ही है आपका Fa बार, मतलब PA, ये क्या है, Fa बार। तो मैं लिख सकती हूँ Fa बार इज इक्वल टू Fc बार डिवाइड बाय √2। ये कंडीशन हमें किसके लिए मिल रही है, Fa बार इज इक्वल टू Fc बार डिवाइड बाय √2। ये कंडीशन हमें मिल रही है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होगा तब आपको क्या कंडीशन मिलती है, Fa बार इज इक्वल टू Fc बार डिवाइड बाय √2। ये कंडीशन हमें मिलती है। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने लिया प्योर वाटर, ये सॉलिड कौन सा लिया है, सिल्वर ग्लास। तो इससे जो हमें सरफेस मिलती है वो प्लेन सरफेस मिलती है, ना कॉन्केव ना कॉन्वेक्स, ये हमें प्लेन सरफेस मिल रही है। मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो इसमें एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल होते हैं। ये मॉलिक्यूल के ऊपर एडेजिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोहेजिव फोर्स 45 डिग्री एंगल में लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट जो मिल रहा है हमें, वो एग्जैक्टली ऑन सॉलिड सरफेस पे वर्टिकल लाइन मिल रही है। तो ये Fr बार हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमें अगर Fa बार निकालना है तो हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, इसकी अपोजिट साइड ही हमें ये साइड मिलेगी। अगर हम इसको पैरेललोग्राम बना ले तो ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये दोनों साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। तो ये इसकी साइड इक्वल हुई, तो ये साइड निकालने के लिए हमने लिया साइन 45। साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। अपोजिट साइड है इसकी, इसको हमने R नाम दिया, RQ। तो RQ डिवाइड बाय हाइपोटेनिस है इसका AQ, जिसको हम बोल रहे हैं Fc बार।
तो आर क्यू डिवाइड बाई ए क्यू किया, तो आर क्यू इज इक्वल टू साइन 45 एज इट इज रखा, ए क्यू इधर मल्टीप्लाई किया, साइन 45 की वैल्यू हमने 1/√2 डाल ली, ए क्यू ही क्या है आपका एफ सी बार, मतलब कोहेसिव फोर्स है, तो एफ सी बार डिवाइड बाई √2, और आर क्यू क्या है आपका एडेसिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ सी बार डिवाइड बाई √2। ये कंडीशन अगर ये दोनों ऐसे इक्वल है, इसका मतलब हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 90 डिग्री है। अब देखते हैं कि ये एक्यूट होगा तो कितना मिलेगा, ऑब्ट्यूस होगा तो कितना मिलेगा। उसके लिए पहले मैं ये रफ करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो बच्चों देखते हैं अभी कंडीशंस फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, इनके लिए क्या कंडीशंस होगी। तो देखो थोड़ा पीछे का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहले हम देखते हैं एक्यूट के लिए। एक्यूट के लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे मिला था, फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ मिला था, यहाँ मिला था, राइट ना। एक्यूट के लिए याद करो, एक्यूट के लिए रिजल्टेंट वेक्टर हमें कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था। यहाँ पे हमें एफ आर बार कितना मिल रहा है एग्जैक्टली, ये कितना मिल रहा है हमें, एफ सी बार डिवाइड बाय √2 मिल रहा है, राइट। यहाँ पे अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो हमें क्या मिल रहा है, एफ सी बार डिवाइड बाय √2। अगर ये रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, मतलब ये एफ सी बार डिवाइड बाय √2 से बहुत बड़ा बन रहा है, इस साइड जा रहा है, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे था, अगर वो इस साइड जाएगा तो डिक्रीज होगा, एफ सी बार अपना इधर है, वो इस साइड जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हमें क्या कंडीशन मिली थी, एफ ए बार इज इक्वल टू एफ सी बार डिवाइड बाय √2, ये कंडीशन मिली थी। समझ लो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हमें कंडीशन मिली थी एफ ए बार इज इक्वल टू एफ सी डिवाइड बाय √2। अगर ये 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो हमें क्या कंडीशन मिल रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, एफ ए बार इज ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2। एक्यूट के लिए हमें क्या कंडीशन मिल रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब एफ ए बार ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2। अब देखते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस के लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर इधर मिला था, ऑब्ट्यूस के लिए रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था। थोड़ा पीछे का वीडियो देखो फिर आपको समझ में आएगा, इसके पहले का वीडियो, उसी में मैंने ये केसेस एक्सप्लेन की है। तो वो लिक्विड में मिला था एफ आर बार। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑब्ट्यूस के लिए हमें क्या कंडीशन मिल रही है, ऑब्ट्यूस के लिए हमें कंडीशन मिल रही है एफ ए बार इज लेस देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2, ये कंडीशन मिल रही है। देखो बच्चों 90 डिग्री के लिए एफ सी बार डिवाइड बाय √2 एग्जैक्टली इक्वल हो रहे हैं, एक्यूट के लिए ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2 है, और ऑब्ट्यूस के लिए लेस देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2 है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ लिया तो बहुत इजी है। और एक्यूट की यही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक्यूट में हमें कौन सा सरफेस मिलता है, कॉनकेव सरफेस मिलता है। कौन सा मिलता है, कॉनकेव सरफेस। तो एक्यूट के लिए जो कॉनकेव सरफेस मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। और ऑब्ट्यूस के लिए कौन सा सरफेस मिलता है, कॉन्वेक्स मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी। क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी। तो यही कंडीशन फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, उसी को हम बोल सकते हैं कंडीशन फॉर कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो कंडीशन फॉर कॉन्केविटी क्या है, एफ ए बार शुड बी ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2, और कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी क्या है, एफ ए बार शुड बी लेस देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया सबको। ये 90 डिग्री, और अगर राइट एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे एफ ए बार इज इक्वल टू एफ सी बार डिवाइड बाय √2। ये इक्वल, ये ग्रेटर, एक्यूट, ऑब्ट्यूस लेस, मतलब कॉन्केव के लिए ग्रेटर, कॉन्वेक्स के लिए लेस। समझ में आया सबको। ऐसे टोटल 4 केसेस हमने लर्न किए हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, जीरो एंगल एंड 90 डिग्री। तीनों के लिए अलग अलग सरफेस हमें मिल रहे हैं। एक्यूट के लिए कॉन्केव सरफेस, ऑब्ट्यूस के लिए कॉन्वेक्स सरफेस, जीरो के लिए ऐसा सरफेस मिल रहा है, और 90 डिग्री के लिए प्लेन सरफेस मिल रहा है। ऐसे चारों केसेस में हमने अलग अलग सरफेस ऑफ लिक्विड स्टडी किए हैं, और उनसे रिलेटेड पूरी कंडीशंस भी हमने स्टडी की है। तो इन सबको मैं समराइज करके देती हूँ एक ही टेबल में, ताकि आपको और इजीली समझ में आएगा।
तो ये चारों केसेस की समरी मैं आपको एक ही टेबल में देती हूँ, तो ताकि आपको इजीली समझ में आएगा और जल्दी लर्न होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर जीरो एंगल, फिर 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था कि एडेसिव फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी एक्यूट एंगल में क्या होता है? एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। इसमें पहली कंडीशन ऑब्ट्यूस एंगल में एडेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स होता है। इसमें कोहेसिव फोर्स 0 होता है और इसमें एडेसिव फोर्स और दोनों भी कोहेसिव फोर्स दोनों भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहली कंडीशन एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स इज 0 एंड हियर एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बोथ आर इक्वल। उसकी वजह से यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? इनसाइड द सॉलिड। मतलब Fr इज रिजल्टेंट फोर्स इज इनसाइड द सॉलिड। यहाँ Fr कहाँ मिलता है? इनसाइड द लिक्विड। और यहाँ Fr सॉलिड में ही मिलता है, लेकिन आप देखो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है Fa और Fr दोनों एक ही लाइन पे हमें मिलते हैं, क्योंकि यहाँ Fc 0 है। तो पूरा रिजल्टेंट फोर्स हमें सिर्फ एडेसिव फोर्स पे ही मिलता है, उसी डायरेक्शन में मिलता है। और यहाँ कहाँ मिलता है? सॉरी, ये सेकेंड नंबर है, ये भी सेकेंड नंबर है। यहाँ कहाँ मिलता है? Fr इज वर्टिकल। वर्टिकल कहाँ? सॉलिड सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर मिलता है। राइट, ये सेकेंड पॉइंट हमने स्टडी किया। उसके बाद थर्ड केस मिनिस्कस। यहां मिनिस्कस कैसा मिला था? आपको याद होगा, बोलो। मिनिस्कस, इसका जो मिनिस्कस हमें मिला था वो कॉन्केव था। इसका मिनिस्कस हमें मिला था कॉन्वेक्स। और इसका कैसे मिला था? ऐसे वर्टिकल और फिर प्लेन। राइट, ऐसे वर्टिकल एंड देन प्लेन। तो यहां हम लिख सकते हैं मिनिस्कस वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और यहां कैसे मिला था? हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट। मतलब यहां हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। वो तो मैंने दिया ही है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एग्जैक्टली। ये ग्रेटर, लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये एग्जैक्टली 0, ये इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स देखो कौन से। फिफ्थ पॉइंट, इसमें हमने लिया था केरोसिन। केरोसिन इन ग्लास। ग्लास में केरोसिन लिया था एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है मर्क्यूरी इन ग्लास। इसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर, प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास। और इसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर इन सिल्वर ग्लास। ये सबके एग्जाम्पल हो गए। देखो एक ही टेबल में मैंने पूरे 4 केसेस समराइज किए हैं। सबसे पहले एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इसमें लेस देन, इसमें इक्वल, इसमें इक्वल, इक्वल टू 0, इसमें दोनों इक्वल। उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल रहा है सॉलिड में, लिक्विड में। ये सॉलिड में, लेकिन एग्जैक्टली ऑन द एडेसिव फोर्स डायरेक्शन। और ये वर्टिकल। इसमें मिनिस्कस कॉन्केव, इसमें कॉन्वेक्स, इसमें वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, इक्वल टू 0, इक्वल टू 90 डिग्री। केरोसिन इन ग्लास, मर्क्यूरी इन ग्लास, प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास, प्योर वाटर इन सिल्वर ग्लास। ऐसे चारों केसेस के एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने
एक ही टेबल में समराइज किया। अगर आपने इतना टेबल भी लर्न कर लिया और डायग्राम लर्न कर ली तो आपको इजीली एक्सप्लेन करते आएगा कितने भी मार्क्स के लिए पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंड करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सॉलिड ब्लॉक हमने लिया है। ऐसे अज्यूम करो, डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक सॉलिड ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक के ऊपर मैं वाटर ड्रॉप डालने वाली हूँ। सपोज एक वाटर का ड्रॉप मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो वो वाटर का ड्रॉप जो है कुछ ऐसे शेप लेगा। ओके, तो ये वाटर के ड्रॉप ने कुछ ऐसा शेप लिया है। अगर इसकी जगह पे हम लोग मर्क्यूरी डालते तो मर्क्यूरी ऐसा शेप लेता। क्यों? रीजन आपको पता है, क्योंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, मर्क्यूरी में ज्यादा होता है, बट यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कम होता है, एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। उसकी वजह से ये वाटर ड्रॉप कुछ ऐसा शेप लेता है। मर्क्यूरी ऐसा शेप लेगा, सर्कुलर शेप। तो यहाँ पे हमने ये वाटर ड्रॉप डाला है और इसी से रिलेटेड इस वाटर ड्रॉप के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस। जब कोई लिक्विड ड्रॉप हम लोग सॉलिड सरफेस पे डालते हैं तो उस वक्त उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये लिक्विड ड्रॉप मैंने यहाँ पे डाला, थोड़ा इसका शेप मैं बड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 इंटरफेस फॉर्म हो रहे, एक तो सॉलिड, दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लिक्विड, और तीसरा यहाँ पे क्या है, एयर। मतलब 3 इंटरफेस फॉर्म हो रहे। देखो यहाँ पे पहला इंटरफेस कौन सा है, ये वाला, किसके बीच में है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में। तो पहला इंटरफेस आएगा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस क्या आएगा, देखो लिक्विड और एयर के बीच में है, मतलब दूसरा इंटरफेस क्या आएगा, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तीसरा इंटरफेस क्या आएगा, ये देखो, ये सॉलिड और ये एयर दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो तीसरा इंटरफेस रहेगा, सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। तो ये तीनों इंटरफेस में सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, राइट। सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको सपोज हमने नाम दिया लेट T1। T1 मैंने नाम दिया किसको, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। ये सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, T1। ये क्या है, T1। इस डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बीच में, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। दूसरा हम लेते हैं T2। T2 सॉलिड और एयर के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, T2, सॉलिड और एयर के बीच में। तो T2 हमने नाम दिया सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन किसके बीच में, सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। और तीसरा जो प्रोड्यूस होने वाला है लिक्विड और एयर के बीच में वो कुछ इस तरह रहेगा। ये जो लिक्विड का सरफेस है यहां से मैंने एक टेंजेंट निकाली, तो ये हमें क्या शो करेगा, इट इज द सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। इसको हम नाम देते हैं T3। तो T3 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके बीच में, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तो ऐसे 3 सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हुए, T1, T2, T3। T1 जो है वो सॉलिड और लिक्विड इस डायरेक्शन में, T2 सॉलिड एंड एयर इस डायरेक्शन में, T3 इस डायरेक्शन में लिक्विड एंड एयर के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसको हम टेंजेंट कह सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एयर और टेंजेंट ऑफ लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे थीटा जो है दैट इज इक्वल टू
एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग लेने वाले हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि ये देखो, ये सॉलिड सरफेस की टेंजेंट ले सकते हैं हम लोग, ये लिक्विड सरफेस की ले सकते हैं। दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये सभी टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर हम वाटर ड्रॉप डालते हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर तो क्या वो वाटर ड्रॉप मोशन में होता है? मोशन में मतलब इधर उधर भागता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर हम उसको स्लोप दे तो वो ऐसे मूव होगा, लेकिन अगर स्लोप नहीं है तो वो वाटर ड्रॉप वही के वही रहता है। वही के वही रहना मतलब क्या, वो कौन सी पोजीशन पे है, वाटर ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन। तो वाटर ड्रॉप इधर उधर घूम नहीं रहा मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है इसी का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, कि उसके ऊपर एक्ट होने वाले जितने भी फोर्सेस है वो सभी फोर्सेस इक्वल है, ऐसा उसका मीनिंग होता है, राइट ना। वाटर ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है मतलब उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस सब इक्वल है, ये उसका मीनिंग है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वाटर ड्रॉप आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो यहाँ पे ये T3 जो है वो कुछ एंगल में एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए पहले हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कोई भी चीज जब एंगल में होती है तो उसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं हमेशा, एज यूजुअल आपको पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये T3 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अपना स्पाइडरमैन वाला। तो चलो ये फैन है, इस फैन के तरफ हम लोग ऐसे जा सकते, स्पाइडरमैन होता तो ऐसे जाता। हम कैसे जाते, पहले हम चलते चलते यहाँ पे जाते, फिर चलते चलते यहाँ पे जाते, राइट। तो पहले हम चलते चलते यहाँ पे आए तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर चलते चलते ऊपर गए तो ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों का रिजल्ट सेम है, मतलब इस सेम रिजल्ट को हमने 1 और 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और इस कंपोनेंट को उठा के हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके ये 2 कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जो थीटा की साइड में होता है वो कौन सा होता है, दैट इज कॉस थीटा, और जो दूसरा होता है वो साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा है इसकी साइड में ये वाला कंपोनेंट है, तो ये कौन सा बनेगा, T3 कॉस थीटा, और जो दूसरी साइड में कंपोनेंट है वो कौन सा बनेगा, T3 साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट हमने ले लिए T3 के। तो अभी T3 हम लोग नहीं लेंगे, हम उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्सेस आर इक्वल। इसका मतलब क्या कि ये वाटर ड्रॉप पे अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स ये दोनों इक्वल है, और ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, देखो T3 cos थीटा एंड T1, 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्सेस मिला के T2 बना है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा T3 cos थीटा प्लस T1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T2। अब ये T1 को मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, T3 cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं शिफ्ट करूं तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3। और ये जो इक्वेशन है ये है अपना cos थीटा का इक्वेशन। ये थीटा से ही सभी केसेस फॉर्म होती है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है उसके ऊपर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्सेस कितने और कहां से एक्ट हो रहे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दिस थीटा, और थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, T2 के ऊपर, T1 के ऊपर, T3 के ऊपर, ये तीनों टेंशंस के ऊपर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड कर रहा है। और यही है आपका फाइनल इक्वेशन। इसी से 3 केसेस फॉर्म होने वाली हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहां तक सबको क्लियर है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली एक सॉलिड लिया, सॉलिड सरफेस के ऊपर ड्रॉप डाला लिक्विड का, तो वो ड्रॉप का कुछ ऐसा शेप बना, तो इसके ऊपर 3 इंटरफेस फॉर्म हुए, सॉलिड, लिक्विड, एयर।
तो सॉलिड लिक्विड के बीच में इंटरफेस T1, सॉलिड एयर के बीच में T2 और लिक्विड एयर के बीच में T3। T3 को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, T3 cos थीटा एंड T3 sin थीटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो फोर्सेस एक्ट होने वाले सभी डायरेक्शन में इक्वल है। तो इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स, और फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, अभी इसके ऊपर से हम आगे की केसेस स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमें cos थीटा का फॉर्मूला मिला, cos थीटा इज इक्वल टू, वन सेकेंड, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3। ये फॉर्मूला हमें मिला cos थीटा का। अभी इसकी केसेस स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, cos थीटा जो है उसकी रेंज क्या होती है। आप लोगों ने 11th में स्टडी किया, मैथ्स में देखो ट्रिगो चैप्टर में कि रेंजेस क्या होती है। तो cos थीटा की वैल्यू, थीटा आप चाहे कुछ भी पुट करो, लेकिन आपको cos थीटा कहाँ से कहाँ तक मिलता है आपको पता है। रेंज ऑफ cos थीटा क्या होती है पता है आपको। cos थीटा की रेंज मतलब cos की वैल्यूज हमें मिलती है -1 से लेके +1 तक। मतलब आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, बट आपको cos थीटा जो मिलेगा वो -1 से लेके +1, साइन थीटा और cos थीटा दोनों भी हमें -1 से लेके +1 तक ही वैल्यूज हमें उसकी मिलती है। ठीक है, तो ये बात पहले आप याद रखो, उसके बाद हम आगे की केसेस स्टडी करने वाले हैं। अब देखो पहली केस हम लोग देखते हैं, केस वन। अगर हमने T2 इज ग्रेटर देन T1 लिया, मतलब कंसिडर करो ये जो T2 है ये ज्यादा है और T1 कम है, ऐसे अगर हमें वैल्यू मिली, तो इस केस में ये जो आंसर है T2 माइनस T1, ये हमें क्या मिलेगा, T2 माइनस T1। अगर T2 बड़ा है T1 छोटा है, तो T2 माइनस T1 हमें पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा। ऑब्वियसली ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब cos थीटा क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब cos थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब 0 to +1 के बीच में रहेगा cos थीटा। अगर दिख रहा है आपको, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो cos थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब 0 to +1 के बीच में है। ओके, अब देखो cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री होती है। cos थीटा के लिए, cos थीटा का आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब 0 से लेके 90 डिग्री तक वो होता है। थीटा अगर 0 से लेके 90 डिग्री तक है तो cos थीटा हमें पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब क्या, यहाँ cos थीटा हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब थीटा 0 से 90 डिग्री है, मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है। और अगर ये एक्यूट एंगल है तो हमें शेप ऑफ मेनिस्कस क्या मिलता है, इसके पहले के लेक्चर देखो। अगर ये एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए शेप ऑफ मेनिस्कस क्या मिलता है, कॉनकेव मिलता है। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ये पहली केस हो गई। देखो यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1 है, दैट मीन्स T2 माइनस T1 पॉजिटिव मिल रहा है, तो cos थीटा पॉजिटिव है। cos थीटा पॉजिटिव तभी होता है जब थीटा 0 to 90 डिग्री में होता है, मतलब एक्यूट होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जब एक्यूट एंगल रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो शेप ऑफ मेनिस्कस हमें क्या मिलेगा, कॉनकेव मिलेगा। मतलब कुछ इस तरह ही। ओके, ये पहली केस है। सेकेंड केस अभी अब सभी पॉसिबिलिटीज हम लोग करके देखने वाले हैं। T2 इज ग्रेटर देन T1 लिया, अब उल्टा लेते हैं, T2 इज लेस देन T1 लेते हैं। T2 लेस देन T1, केस 2। ओके, T2 इज लेस देन T1, ये छोटा है ये बड़ा है, आंसर क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, ये हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा।
अगर ये निगेटिव मिला तो कॉस थीटा भी हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा ये निगेटिव है मतलब ये रेशो ही निगेटिव बन जाएगा, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा, निगेटिव, मतलब 0 to -1 के बीच में। 0 to -1 थीटा कब होगा, कॉस थीटा निगेटिव 0 to -1 कब मिलेगा, जब 0 आपका थीटा कहाँ पे होगा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। अगर एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हमें निगेटिव मिलता है, ओके। और एंगल 0 to 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हमें पॉजिटिव मिलता है। तो थीटा यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 90 से 180, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए शेप कौन सा होता है, शेप ऑफ मिनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। इसके पहले के लेक्चर्स देखो, शेप ऑफ मिनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू कॉन्वेक्स। कौन सा शेप मिलता है हमें, कॉन्वेक्स। एक्यूट के लिए कॉन्केव और ऑब्ट्यूस के लिए कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप मतलब देखो कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह हमें मिलता है। एक मिनट, तो कुछ इस तरह हमें शेप मिलता है, इस तरह। तो यहाँ पे जो ये टेंजेंट ऐसी आएगी। अब देखो यहाँ तक क्या होगा, 90 डिग्री, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमें T3 इधर मिलेगा, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री मिल रहा है। कुछ ऐसा शेप मिलेगा ड्रॉप का हमें, कब, जब T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा तब। तो इस साइड का लेस फोर्स है, टेंशन है, और इस साइड का ज्यादा टेंशन है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। और शेप ऑफ मिनिस्कस कैसे मिलेगा, फिर हमें कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। समझ में आया सबको। ये सेकेंड केस है। थर्ड केस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखो हमेशा वाटर ड्रॉप फॉर्म ही होता है ऐसे नहीं है, कभी कभी अगर हम वाटर लिक्विड सरफेस के ऊपर डाले तो वो स्प्रेड भी होता है, ऐसे स्प्रेड होता है सरफेस के ऊपर, तो हमेशा वाटर ड्रॉप फॉर्म ही होगा, ऐसे नहीं है। तो ये स्प्रेड लिक्विड कब होगा, कौन सी केस में लिक्विड स्प्रेड होगा, अगर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 है, मतलब ये दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इससे अगर ये टेंशन इक्वल हो रहा है तो हमें कॉस थीटा क्या मिलेगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वल है, मतलब T2 माइनस T1, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, T3 लिखेंगे। T3 डिवाइड बाय T3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1। और कॉस थीटा 1 कौन से एंगल पे मिलता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहा, तो कॉस थीटा हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये थीटा 0 मतलब ये पूरा यहाँ पे ही आएगा, पूरा सरफेस के ऊपर, क्योंकि थीटा है ही नहीं, मतलब ये टेंशन, ये लाइन है ही नहीं इसमें, तो ये पूरा यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप फॉर्म हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड स्प्रेड हो रहा है, लिक्विड स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस। ये केस 3 में होता है। समझ में आया। देखो हमने T2 लेस देन T1 देखा, T2 ग्रेटर देन T1 देखा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 देखा, तब लिक्विड क्या होगा, स्प्रेड होगा। अब केस 4 में हम लोग देखते हैं, अगर सभी केसेस देखते हैं, T2 माइनस T1 अगर ग्रेटर देन T3 है, इसका मतलब T2 अगर इसको इधर शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, T1 प्लस T3 होगा। इसका मतलब क्या कि T2 इज ग्रेटर देन T1 प्लस T3 है। तो इस केस में हमें कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं, वो कहां से कहां तक है, +1 से लेके -1 तक। सो दिस केस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है ही नहीं, कॉस थीटा कभी ग्रेटर देन 1 होता ही नहीं। तो इसमें, इस केस में भी क्या होगा, अगर ऐसी केस है तो इसमें भी लिक्विड स्प्रेड ही होगा सॉलिड सरफेस के ऊपर। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ऐसे टोटल 4 केसेस होती है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज यही टॉपिक हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। पढ़ाई करते रहो सब लोग, रेगुलर पढ़ाई करो ताकि बर्डन नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।